स्वागत। आज हम भारत में मेडिकल टूरिज्म यानी चिकित्सा पर्यटन के बढ़ते चलन पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये टॉपिक आजकल काफी चर्चा में है। बिल्कुल। और हाल के सालों में हमने देखा है कि भारत दुनिया भर के मरीजों के लिए एक पसंदीदा जगह बनता जा रहा है इलाज के लिए। सही कहा। और हमारे पास जो लेख है वो इसी पर गहराई से बात करता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, कैसे ये सब काम करता है। हाँ, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि भारत मेडिकल केयर के लिए ग्लोबल हब क्यों बन रहा है, इसके पीछे क्या बड़े कारण हैं और आगे क्या हो सकता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये चिकित्सा पर्यटन या मेडिकल टूरिज्म होता क्या है असल में? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो जब कोई व्यक्ति इलाज करवाने के लिए, मतलब मेडिकल केयर के लिए अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश जाता है। अच्छा। हाँ, अब इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी सर्जरी हो या फिर दांतों का इलाज हो या आजकल जैसे वेलनेस ट्रीटमेंट्स होते हैं वो भी। समझ गए। तो अब आते हैं भारत पर। लेख में साफ तौर पर कहा गया है कि भारत की तरफ लोगों के खिंचने का एक बहुत बहुत बड़ा कारण है पैसा, मतलब लागत। हाँ बिल्कुल, ये शायद सबसे अहम फैक्टर है। अब देखिए, जो पश्चिमी देश हैं जैसे अमेरिका या यूके, उनकी तुलना में भारत में इलाज का खर्च 60 से 90% तक कम हो सकता है। 60 से 90%, ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, बहुत बड़ा अंतर है। जैसे लेख में एक उदाहरण भी है। मान लीजिए कोई हार्ट बाईपास सर्जरी अमेरिका में $100,000 तक की हो सकती है। वहीं सर्जरी भारत में अक्सर $8,000 से भी कम में हो जाती है। अरे वाह। और ऐसा नहीं कि क्वालिटी में कोई कमी हो, सफलता दर भी काफी अच्छी है। तो ये जो लागत का अंतर है, ये बहुत सारे लोगों के लिए इलाज को संभव बना देता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर मन में आता है कि क्या कम कीमत का मतलब है क्वालिटी से समझौता? मतलब विशेषज्ञता, डॉक्टरों का हुनर, उसके बारे में स्रोत क्या कहता है? नहीं, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और स्रोत इस पर भी बात करता है। देखिए, भारत में बहुत उच्च प्रशिक्षित हाईली ट्रेन्ड डॉक्टर्स हैं। अच्छा। हाँ, और इनमें से कई तो ऐसे हैं जिन्होंने पश्चिमी देशों में, मतलब अमेरिका, यूके वगैरह में ट्रेनिंग ली है या वहाँ काम किया है। और साथ ही यहाँ के जो बड़े अस्पताल हैं जैसे अपोलो, फोर्टिस वगैरह, ये अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं। कई अस्पतालों के पास JCI एक्रेडिटेशन है, जो एक ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड है, और NABH तो है ही, जो भारत का अपना मान्यता बोर्ड है। सही। और इसमें एक और चीज मदद करती होगी, भाषा। अंग्रेजी यहाँ काफी बोली और समझी जाती है, तो विदेशी मरीजों के लिए बात करना आसान हो जाता होगा। निश्चित रूप से कम्युनिकेशन आसान हो जाता है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और फिर सरकार भी, आप देखिए, इसे काफी बढ़ावा दे रही है। हाँ, वो ई-मेडिकल वीजा वाला पॉइंट था लेख में। जी हाँ, ई-मेडिकल वीजा प्रक्रिया को काफी आसान बनाया गया है। और एक हील इन इंडिया पहल की भी बात है। हाँ, वो क्या है? उसका लक्ष्य है एक डिजिटल पोर्टल बनाना, जो विदेशी मरीजों को अस्पताल चुनने में, यहाँ तक कि ट्रांसलेटर ढूंढने में, रहने की जगह ढूंढने में, मतलब पूरी प्रक्रिया में मदद करेगा। ये तो काफी अच्छा कदम है। अच्छा, इन सब के अलावा लेख एक और बड़ी अनोखी बात बताता है, वो है पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा का मेल, मतलब आयुर्वेद, योग वगैरह। हाँ, ये भारत की एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, आप कह सकते हैं। बिल्कुल। कई मरीज आते हैं मॉडर्न इलाज के लिए, मान लीजिए कोई सर्जरी करवाई, और फिर रिकवरी के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए वो केरल या ऋषिकेश जैसी जगहों पर चले जाते हैं। अच्छा, वेलनेस के लिए। हाँ, आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर्स में या योग रिट्रीट में। तो ये जो पैकेज बनता है ना, इलाज और फिर वेलनेस, ये भारत को सिर्फ एक सस्ता इलाज केंद्र नहीं, बल्कि एक होलिस्टिक हेल्थ डेस्टिनेशन बनाता है। ये तो बात है। और जाहिर है इसका आर्थिक महत्व भी बहुत होगा देश के लिए। अरे बिल्कुल, आंकड़े देखें तो 2022 में ये इंडस्ट्री करीब $9 बिलियन की थी। $9 बिलियन? हाँ, और अनुमान है कि 2026 तक ये 13 से 15 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। बाप रे। इससे देश को विदेशी मुद्रा मिलती है, फिर हेल्थ केयर सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी में, ट्रांसपोर्ट में, इन सब में रोजगार भी तो पैदा होता है। और ये भारत की सॉफ्ट पावर को भी बढ़ाता है, मतलब दुनिया में हमारी छवि और प्रभाव। ये तो सब सकारात्मक पहलू हुए, लेकिन क्या सब कुछ इतना ही अच्छा है? कुछ चुनौतियां, कुछ मुश्किलें भी तो होंगी। हाँ बिल्कुल हैं, चुनौतियां भी हैं। जैसे लेख बताता है कि मरीजों के जो अनुभव होते हैं, उनमें थोड़ी एकरूपता की कमी है, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन उतना नहीं है शायद। अच्छा, मतलब हर जगह एक जैसा अनुभव नहीं मिलता। हाँ, कुछ वैसा ही।
अलग अलग शहरों में अलग अलग अस्पतालों में क्वालिटी में फर्क हो सकता है। फिर कभी कभी अनैतिक प्रैक्टिसेस की खबरें भी आ जाती हैं। और एक और बात, कंपटीशन भी बढ़ रहा है। थाईलैंड है, तुर्की है, मलेशिया है, ये देश भी अब मेडिकल टूरिज्म में काफी आगे आ रहे हैं। तो मतलब हमें अभी भी कुछ चीजों पर काम करने की जरूरत है, जैसे मरीजों की मदद करना, फॉलो अप वगैरह। जी हाँ, बिल्कुल। मरीजों के लिए नेविगेशन को और आसान बनाना, हॉस्पिटैलिटी को और बेहतर करना, इलाज के बाद फॉलो अप का सिस्टम मजबूत करना, इन सब में सुधार की गुंजाइश है। तो कुल मिलाकर ये जो लेख है वो इस पूरे ट्रेंड का क्या सार निकालता है? ये सब कैसे हुआ और आगे क्या दिशा दिखती है? देखिए, लेख का निचोड़ यह है कि भारत आज जहां है वो दशकों के निवेश का नतीजा है, हमारे टैलेंट में, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ केयर में। लेकिन अगला कदम सिर्फ एक कम लागत वाला ऑप्शन बने रहने का नहीं है, बल्कि जरूरत है एक भरोसेमंद ग्लोबल ब्रांड बनने की। ऐसी जगह जो एडवांस्ड, नैतिक और पूरी तरह मरीज केंद्रित देखभाल के लिए जानी जाए। अच्छा। और इसके लिए जाहिर है अच्छी सरकारी नीतियां, प्राइवेट सेक्टर के प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो हमने देखा कि कैसे कम लागत, बेहतरीन डॉक्टर, भाषा की सुविधा और हाँ, वो पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा का अनोखा संगम, ये सब मिलकर भारत को मेडिकल टूरिज्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहे हैं। बिल्कुल, ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए तो अहम है ही, दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा में हमारी भूमिका को भी दिखाता है। हाँ, पर जैसा आपने कहा, चुनौतियां भी हैं। क्वालिटी में एक रूपता लाना, बढ़ते कंपटीशन का सामना करना, ये सब जरूरी होगा। जी। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पे वो सोच सकते हैं। भविष्य में भारत सिर्फ एक किफायती इलाज देने वाले देश की छवि से आगे कैसे बढ़ सकता है? कैसे वो दुनिया का सबसे भरोसेमंद और उन्नत मेडिकल केयर प्रोवाइडर बन सकता है, खासकर तब जब पूरी दुनिया में नैतिक और मरीज केंद्रित देखभाल पर इतना जोर दिया जा रहा है?